हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 10th चैंपियन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक, क्लास 10th चैंपियन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालिए, ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बारे में देखिए, बताया था वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है तथा अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, तथा अभिक्रिया जो मिश्रण होता है उसका ताप बढ़ जाता है। ये बताया गया यहाँ पर कि ऊष्माक्षेपी जो रिएक्शन होता है, ठीक है, उसमें यह होता है कि ऊष्मा एक तरीके से क्या होती है, मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊष्मा जो उत्सर्जित है ऊष्मा यहाँ पर मुक्त होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग समझें कैसे कार्य करती। देखिए, आपने देखा होगा एक चीज कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूना पत्थर जो होता है, ठीक है, वो कभी भी हमें नहीं एहसास होता कि इसमें ऊष्मा कहीं ना कहीं समाहित है। ठीक, लेकिन और आप अगर पानी को भी देखें तो उसमें भी कहीं हमें ऊष्मा नहीं दिखाई देती। लेकिन जैसे आप चूने पत्थर को या चूने को आप पानी में डालते हैं तो उसमें एक मतलब बहुत तेजी के साथ बबल्स के रूप में ऊष्मा यानी वाष्पीकृत ऊष्मा निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर उसमें आप हाथ डालें तो आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो इसलिए बताया था ये एक तरीके से अगर कहा तो गुप्त ऊष्मा के रूप में कार्य करती है। तो यही एक तरीके की ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं होती हैं जहां पर आप लोग ऊष्मा क्या होता है आपके भरपूर मात्रा में रिएक्शन करने पर बाहर निकलती है, और ये ऊष्मा एक तरीके से ऊर्जा के रूप में बाहर निकल के आती है, और उस ऊर्जा का काफी लोग कई तरीके से प्रयोग भी करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको बताया था ऊष्माक्षेपी अपक्रिया इसी तरीके से कार्य करती है। और इसमें दो रिएक्शन हम लोग समझेंगे, देखिए कैसे। जैसे अभी हम आपसे कहें कि आप लोग C+O2 को क्या करिए, विमुक्त करिए, यानी कि आप जब कार्बन को जलाते हैं तो बाहर जो हमारे ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है, उसके के साथ वो क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो उसको रिएक्ट करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए। तो यहाँ पे जो बनता है आपको, बनता तो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन साथ में क्या होती है, कुछ ऊर्जा लगती है उसमें। ठीक है, क्या लगती है, कुछ ऊर्जा लगती है, और वो ऊर्जा एक तरीके से घटित होकर ऊष्मा में कार्य करती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन को जलाने का कार्य कर रहे हैं। तो कार्बन जब जलता है एक तरीके से, या फिर कार्बन को किसी मतलब एक तरीके से किसी भी उत्पाद को दहन करेंगे, लकड़ी जलाएंगे, कपड़ा या किसी तरीके से कागज जलाएंगे, तो वहां पर कार्बन जरूर निकलेगा। तो कार्बन से तो कार्बन एक तरीके से ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो CO2 बनाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और उसी के साथ में आपकी ऊर्जा और ऊष्मा दोनों क्या होते हैं, हमें महसूस होते हैं। हम लोग एक रिएक्शन में और देखें, जैसे जैसे आपका है CH4+2O2। ठीक है, CH4 यानी कि एक क्या है रिएक्शन, मेथेन। मेथेन के साथ जब हम लोग डबल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आती हैं। क्या निकलती हैं, निकलती है यहाँ पर 2CO2+2H2O और प्लस ऊष्मा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्या होती है, निकल कर आती है। ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, यहाँ पर आपका CH4 और 2O2 के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बन के आती है, CO2+2H2O के रूप में क्या होता है, ये बाहर निकलता है। और साथ साथ इसमें ऊष्मा भी निकल कर आती है, यानी कि मेथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस दो वाटर यानी दो पानी निकल के आएगा, और साथ ही साथ क्या निकल के आएगी, ऊष्मा। तो यहाँ यही बताया जाता है कि जिस रिएक्शन में ऊष्मा मुक्त होती हो उसी को क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। ये बहुत ही साधारण से आपको समझ सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े, और जो कुछ पूछना हो उसको आप कमेंट करिए, उसको बताया जाएगा फिर से। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। क्रिया के बारे में, ठीक है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होता है बताया जाता है। चलिए देखेंगे, वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा क्या होता हो, अवशोषित होती हो, ऊष्मा अवशोषित होती हो। ठीक है, यानी एक तरीके से आप इसको समझेंगे कैसे। देखिए, बहुत से आपने रिएक्शन देखा होगा, ठीक है, जिसमें देखा ही होंगे कि अभी हमने जो ऊष्माक्षेपी रिएक्शन पढ़े थे तो उसमें आपने देखा कि ऑक्सीजन और कार्बन के साथ में जब रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है।
लेकिन बहुत से ऐसे रिएक्शन भी होते हैं, ठीक है, जो एक तरीके से क्या कार्य करते हैं, वो ऊष्मा आपके शरीर से या मतलब ठंडे पदार्थ जानिए, जो ऊष्मा छेपी होते हैं, अगर उनको देखा जाए एक तरीके से तो ठंडे पदार्थ पे कार्य करते हैं, तो एक तरीके से वो रिएक्शन को ठंडा करने का कार्य करते हैं, ठीक है, वो रिएक्शन को ठंडा करने का कार्य करते हैं। वही तरीके से ऊष्मा छेपी के रूप में व्यवस्था बताई जाती है। देखिए, जैसे बताया जाता है कि अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती हो, यानी ऊष्मा को वो अवशोषित कर ले, ग्रहण कर ले, वो ऊष्मा को क्या कर ले, एक तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, वही एक तरीके से क्या कहलाते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया मिश्रण का ताप घट जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखिएगा कि इस अभिक्रिया में जो मिश्रण तैयार होता है उसका ताप घट जाता है, यानी कि ठंडा कर देता है वो क्या करता है, उसको ठंडा कर देता है। जैसे आप ऐसे समझिए कि कोई पानी जैसे वाटर है, ठीक है, उसको आपको एक तरीके से ठंडा करना है, तो ठंडा होने पर वाटर क्या हो जाएगा, एक तरीके से बर्फ बनना शुरू हो जाएगा। जब उसको ठंड किया जाएगा धीरे धीरे बर्फ बनाने की व्यवस्था में, तभी वो ठंडा हो पाएगा, ठीक। अगर आप ठंडे बर्फ को अपने हाथ में रखेंगे तो धीरे धीरे वो गलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके हाथ में ऊष्मा है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बर्फ पे लेटा दिया जाता है, क्यों लेटा जाता है, कि बॉडी हो, बॉडी के अंदर तब गर्मी खत्म हो जाती है और डिकम्पोज होना बंद हो जाए, ठीक है। मतलब डिकम्पोज यही कि एक तरीके से सड़ना शुरू न कर दे, इसीलिए उसको उस समान ताप पर, जितना तापमान उस समय बर्फ का रहता है उतने ही तापमान पर रुकी रहे, ये ना हो कि इसी कारण से और ज्यादा डिकम्पोज होने लगे। तो अभी आपके शरीर में हीट है, यानी जब तक आप कोई अगर सजीव व्यक्ति है उसके हाथ में हीट रहती है, अगर आप उसको बर्फ को हाथ में रखेंगे तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगा, और इतनी ज्यादा मात्रा में एक समय ऐसा आएगा कि आपके शरीर से वो ऊष्मा लेना बंद कर देता है, तब तो आपको हाथ में आपके जलन जैसा महसूस होता है, आप उसको बर्फ उठाकर फेंक देते हैं फिर, तो वो हमें पता चलता है कि एक तरीके से बर्फ हमारे ऊष्मा को क्या कर रहा था, अपने तरफ खींच रहा था। आप इसको अपने घर पर करके देख सकते हैं, बर्फ हाथ में रखेंगे तो धीरे धीरे गलना शुरू होगा, और एक समय के बाद आप देखेंगे उसमें आपके हाथ में जलन होने लगेगी, तो वहां तक क्या करता है, ऊष्मा को खींचने का कार्य करता है। तो यहाँ यही चीज बताया जा रहा है कि अभिक्रिया का मिश्रण में क्या हो जाता है, ताप घट जाता है। अब जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिया गया है N2 और O2 दिया गया है, ठीक है, N मतलब आपका क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, और O2 जो लिया गया आपका क्या है, ऑक्सीजन। जैसे आपका N2 लिया गया है, नाइट्रोजन के रूप में है, ऑक्सीजन है ये। अब देखिए इन दोनों को जब एक साथ मिलाया जाता है, ठीक है, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो एक तत्व तैयार होता है, उत्पाद तैयार होता है, ठीक है, वो क्या तैयार होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड तैयार होता है, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, तैयार होता है। ये तो यहाँ पर बताया था कि जो आपका ये N2O2 है, एक तरीके से इसमें ऊष्मा चाहिए, ऊष्मा होने के बाद में एक तरीके से क्या बनाता है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसको अगर एक तरीके से देखा जाए तो कितनी मात्रा में ऊष्मा दी जा सकती है, तो इसको अगर गर्म करने के लिए ऊष्मा दी जाएगी तो आप मान के चलिए करीब 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तापमान इसको देना पड़ेगा, इतना ऊष्मा इसको देना पड़ेगा, 3000 से करीब 3500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान इसको देना पड़ेगा, तभी जाकर के क्या तैयार होगा था, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। नोट कर लीजिए, और कोई समस्या हो तो उसको आप कमेंट करिए, ठीक है, फिर से आपको चीज बताई जाएगी। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग अब अगला टॉपिक समझेंगे अपघटन अथवा वियोजन अपक्रिया के बारे में, ठीक है, कि अपघटन क्या होता है और वियोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो पहले चलिए इसका डिफिनीशन लिखेंगे, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, वही रासायनिक अपक्रियाएं ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग शुरू करें इसको समझना। चलिए तो इसको हम लोग समझेंगे, यहाँ बताया क्या जाता है, इसका हम जानेंगे। अपघटन अर्थात वियोजन अपक्रिया के बारे में एक ही नाम है, यही बताया है कि वह रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में टूट जाता है, अपघटन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। मतलब ये बताया है कि जिनमें ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं जिनमें कोई यौगिक, जैसे कोई यौगिक तैयार हुआ आपका, ठीक है, कोई प्रोडक्ट तैयार हुआ, उत्पाद कोई तैयार हुआ, ठीक है, उत्पाद जैसे मान लीजिए आपका H2SO4 तैयार होगा, जिसमें आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। बताया जा रहा है कि ऐसे यौगिक, ठीक है, जिनमें
कोई यौगिक अपने अवयवीय तत्वों को, ठीक है, जो छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ने का कार्य करता हो, ठीक है, टूट जाता है। ठीक, तो ये तोड़ने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कोई यौगिक है आपका H2SO4 हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये आपका यौगिक के रूप में है, तत्व के रूप में, वो उत्पाद के रूप में है, ठीक है। अब H2SO4 को देखिए तो हाइड्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन सभी के आयनों के संयोजन से, ठीक है, एक या एक से अधिक तत्व मिलकर तरीके से उत्पाद बनाते हैं, और उनके संयोजन से फिर क्या हो रहा है, आपके H2SO4 यानी कि एक तरीके से उत्पाद बनकर तैयार हो रहा है। इसी प्रक्रिया को जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसको अलग अलग तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है, क्योंकि जो टूटेगा तो उसमें अलग अलग तरीके से व्यवस्था होगी। कैसे, जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ताप अपघटन, ठीक है, साथ ही साथ विद्युत अपघटन और प्रकाश अपघटन की प्रक्रिया घटती है। जो आपका दिया गया है अपघटन, यही तरीके से, क्योंकि अपघटन दिया गया वियोजन, अपघटन और वियोजन क्रिया की कहते हैं। तो अब जिस तरीके से कोई तत्व तैयार किया जाता है, जिस जिस हिसाब से, मतलब कितना ताप लगा उसमें, कितना ऊष्मा खर्च हुई, कितना प्रकाश, ये सब चीजें निकलेंगी, उसी तरीके से उसको अपघटित भी, वियोजित भी अलग अलग तरीके से किया जाएगा। ऐसे समझिए, कैसे देखिए, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग की शरीर है वो 5 तत्व से बनी हुई है, ठीक है, और मरने पर हमारे पांचों तत्व अलग अलग जगहों पे विलीन हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। उसी तरीके से जब ये एलिमेंट इस मतलब टॉपिक से जो रिएक्शन होगा, ठीक है, उसमें 3 तत्व में अपघटित होते हैं। 3 तत्व में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, कौन कौन से, ताप, विद्युत और प्रकाश में। इसी के माध्यम से रिएक्शन बनता है, ताप, विद्युत और क्या कहते हैं, प्रकाश का। उसी तरीके से जब इनको वियोजन यानी अलग अलग बांटा जाएगा तो ये 3 जगहों पे क्या होंगे, अलग अलग तरीके से विघटित हो जाते हैं। ठीक, तो ये बताया जाता है आपके इस रिएक्शन के बारे में, इस अभिक्रिया के बारे में। तो अब हम लोग इस अभिक्रिया को कल इनके तीनों रिएक्शन को प्रयास करेंगे समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आज आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और फॉलो करें।